Good morning, students. Today we start second chapter, sexual reproduction in flowering plants. Here I provide you notes of this chapter. So सबसे पहले आपको पता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो टू गैमेट से प्रोड्यूस होते हैं और इस चैप्टर में हमें जो फ्लावर है उसी के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी इवेंट्स हैं उन्हें हमें स्टडी करना है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके 3 इवेंट्स होते हैं। एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, एक होता है फर्टिलाइजेशन इवेंट और एक होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो हमें फ्लावर में ही इन सभी को वन बाय वन स्टडी करना है। तो सबसे पहले जो फ्लावर हैं कि फ्लावर जो है वो क्या होता है कि फ्लावर इज़ अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। फ्लावर्स क्या होते हैं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के जो अट्रैक्टिंग ऑर्गन्स हैं वो फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर जो होते हैं वो मॉडिफाइड शूट होती हैं और डेवलप होती है फ्लोरल प्रीमोर्डिया से। इसमें क्या होता है कि जो स्टैम होती है, स्टैम के टिप पे कुछ बर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो फ्लावर के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो उन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम फ्लोरल प्रीमोर्डिया कहते हैं। फ्लावर को हम काफ़ी जगह यूज़ करते हैं, जैसे इसको हम सोशली और रिलीजियस कल्चरल इवेंट्स में इसका यूज़ किया जाता है। इसको हम एज अ सिंबल भी यूज़ करते हैं ह्यूमन फीलिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए। तो इन सब जगहों पे हम क्या करते हैं, फ्लावर को यूज़ करते हैं। तो अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं कि जो फ्लावर है उसके स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर आप ये डायग्राम देख रहे हैं फ्लावर का। तो इसमें जो फर्स्ट यहाँ पर बेस में ये जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम स्टॉक कहते हैं और ये जो स्टॉक है ये क्या करता है, फ्लावर को होल्ड करने का काम करता है। नेक्स्ट जो है इसमें वो है रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल्स ही थैलेमस कहलाता है और ये स्वेलोन पार्ट होता है, अपर पोर्शन होता है स्टॉक का और ये भी क्या करता है, फ्लावर को होल्ड करने में ही हेल्प करता है। इसका जो सेकेंड स्ट्रक्चर है वो है पेटल्स। पेटल्स से क्या कहलाती है, कोरोला। और ये कैसी होती है, ब्राइट कलरफुल होती हैं और इनका जो फंक्शन होता है वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना होता है और ये ताकि पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो सके। और ये क्या होती है, वर्ल्स बिफोर कैलेक्स, यानी कि कैलेक्स से पहले ये क्या करती है, एक सर्कल जो है, पेटल जो है वो सर्कल में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इसमें सेपल्स। सेपल्स को ही हम कहते हैं कैलेक्स। ये आउटर मोस्ट वॉल होता है, यानी कि पेटल्स से पहले ये प्रेजेंट होगा, इसके बाद पेटल्स आएंगी। और ये नेचर में कैसी होती हैं, ग्रीन होती है। इनका जो वर्क होता है, जो फ्लावर है जब वो बर्ड कंडीशन में होता है तो उस टाइम पे उनको प्रोटेक्शन देने में हेल्प करती है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है इसमें वो है स्टैमिन। स्टैमिन ही कहलाता है एंड्रोशियम। और स्टैमिन जो होता है ये कोरोला के बाद आता है, क्लस्टर्स फॉर्म में होता है। और जो स्टैमिन है वो ही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेट को। और जो मेल गैमेट है वो क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। स्टैमिन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। इसको अभी हम आगे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है वो है पिस्टिल। पिस्टिल को हम कार्पल या फिर गाइनोशियम कहते हैं। ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और ये फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है। और जो फीमेल गैमेट हैं वो क्या होते हैं, एग या फिर ओवा। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब हमें जो फ्लावर है उसके प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को हमें स्टडी करना है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन से पहले के जितने भी इवेंट्स होंगे उन सबको क्या कहा जाता है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहा जाता है। इसमें जो इवेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है गैमेटोजेनेसिस और एक होता है गैमेट ट्रांसफ़र। फर्स्ट चैप्टर में हमें पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो गैमेटोजेनेसिस है उसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और गैमेट ट्रांसफ़र डिफरेंट मीडियम के थ्रू गैमेट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब जो मेन हमें इसमें स्टडी करना है वो है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो क्या है, स्टैमिन। तो ये जो डायग्राम है ये क्या है, स्टैमिन का डायग्राम है। और इसके जो पार्ट्स हैं वो क्या है, एंथर कनेक्टिव एंड फिलामेंट। इन 3 पार्ट से जो स्टैमिन है वो मिलकर बना होता है। ये जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। और ये जो एंथर है उसको होल्ड करके रखता है।
टॉप पर ये जो स्ट्रक्चर है ये एंथर कहलाता है, और जो एंथर है इसमें 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, और 2 लोब्स होने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, बाइलोब्ड कहते हैं। एंथर में 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं इसलिए इसको बाइलोब्ड कहा जाता है। और इसमें क्या होती हैं, 2 थीका भी प्रेजेंट होती है, 2 थीका प्रेजेंट होती है। थीका मीन्स कैविटी, 2 कैविटी प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डाइथीशियस कहा जाता है। अब ये जो एंथर है, यहाँ पे हम इसका ये सेक्शन भी देख रहे हैं, कट सेक्शन। तो इसमें हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर में एंथर के कि इसमें क्या होता है कि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती हैं, और ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगी कॉर्नर्स में। तो ये जो लोब्स हैं, इन लोब्स में हम देख रहे हैं कॉर्नर्स में क्या हो रही है, सर्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है इन्हीं को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। और हर एक लोब में क्या होंगी, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती हैं, और वो कॉर्नर्स में ही प्रेजेंट होती हैं। और माइक्रोस्पोरेंजिया ही फर्दर डेवलप करती हैं, डेवलपमेंट होंगी किसमें, पॉलन सेक। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, सर्कुलर होता है, और ये 4 वॉल से सराउंडेड होता है। इसके जो 4 वॉल हैं वो हैं एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेपेटम। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं एंथर का स्ट्रक्चर, ये है एंथर का ट्रांसफर सेक्शन। और इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कुछ वॉल्स प्रेजेंट हैं, इन्हीं से जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो सराउंडेड होता है। तो अब अगर हम इसका एनलार्ज व्यू देखते हैं, ये एनलार्ज व्यू है माइक्रोस्पोरेंजियम का, तो इनमें हम इसको ईजिली स्टडी कर पाएंगे कि जो आउटर मोस्ट लेयर होती है एंथर में, जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस का जो वर्क है वो प्रोटेक्शन देना, और एंथर के डिहाइसेंस में ये हेल्प करती है। एपिडर्मिस के बाद जो लेयर आती है वो है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम एक थिक लेयर होती है, और इसकी जो थिकनिंग होती है वो सेलुलोज की वजह से होती है। एंडोथीशियम के बाद जो नेक्स्ट लेयर आएगी, ये जो नेक्स्ट लेयर है इसको कहते हैं मिडल लेयर, और ये भी क्या होती है, थिक होती है, और इसकी जो थिकनिंग होती है वो स्टार्च की वजह से होती है। तो स्टार्टिंग की जो ये 3 लेयर्स हैं इनका एक जो है कंबाइन फंक्शन होता है कि ये तीनों लेयर क्या करती हैं, एंथर को प्रोटेक्शन देने में हेल्प करती हैं और डिहाइसेंस में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट लेयर है टेपेटम। बोर्ड एग्जाम में इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो टेपेटम है ये क्या होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है, और इसका जो साइटोप्लाज्म है वो काफ़ी डेंस होता है। इसका जो फंक्शन है वो क्या है, नॉरिशमेंट प्रोवाइड करना। तो टेपेटम क्या करती है, जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स हैं उन डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को क्या करती है, नॉरिशमेंट प्रोवाइड करती है। इसके बाद इसमें यंग स्टेज में कुछ टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं एंथर में। जब यंग होगा एंथर तो उस टाइम पे उसमें कुछ टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं जिसको कहते हैं हम स्पोरोजिनस टिश्यू। ये जो स्पोरोजिनस टिश्यूज़ हैं ये कैसे होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, और इनकी जो सेल्स होती हैं वो होमोजीनस होती हैं, और हमेशा ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, सेंटर में ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है माइक्रोस्पोर्स का। माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा किससे, पॉलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, उससे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। और इसमें जो डिवीजन होगा वो मियोसिस होगा, इसके थ्रू फॉर्मेशन होगा माइक्रोस्पोर का। और ये जो फॉर्मेशन होता है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो स्पोरोजिनस टिश्यूज़ है वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं और होमोजिनस सेल्स होती हैं। तो उनकी जो प्लॉइडी है वो कितनी होगी, 2n, वो नेचर में डिप्लॉयड होते हैं। तो सबसे पहले स्पोरोजिनस टिश्यूज़ में क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा। तो जो सेल्स डिफ्रेंशिएट हुई उनको हम टर्म देते हैं मियोसाइट्स। अब इन मियोसाइट्स में जो प्रोसेस होगा वो मियोसिस होगा। तो मियोसिस में क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है, तो क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे, हाफ हो जाएंगे। तो
अब जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड, यानी कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसमें जब मियोसिस का प्रोसेस हुआ तो उससे 4 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, और ये जो 4 सेल्स आई हैं वो क्लस्टर्स के फॉर्म में आई हैं, इसलिए हमने इसको क्या टर्म दी है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। और इनकी जो प्लॉइडी है वो कैसी होगी, हाफ, यानी कि नेचर में ये हैप्लॉइड होंगे। और ये जो माइक्रोस्पोर हैं जब मैच्योर होगा एंथर तो उस टाइम पे ये डिसोसिएट होंगे और डेवलप होंगे पॉलन ग्रेन में। तो जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे जो 4 पॉलन ग्रेन्स हैं वो आपस में क्या हैं, कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट हैं। अब हम क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं कि जो पॉलन ग्रेन है वो क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट होता है, इसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, और इसका जो डायमीटर है पॉलन ग्रेन का वो 25 to 50 माइक्रोमीटर का होता है। यहाँ पे ये हम डायग्राम देख रहे हैं पॉलन ग्रेन का। पॉलन ग्रेन में 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है, आउटर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं एक्साइन, और जो इनर लेयर है उसको हम कहते हैं इंटाइन। तो फर्स्ट है एक्साइन, ये काफ़ी हार्ड होती है और आउटर लेयर होती है, और इसमें एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। तो इस केमिकल से एक्साइन वॉल जो है वो बनी होती है। तो एग्ज़ाम में स्पोरोपोलेनिन से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि जो स्पोरोपोलेनिन है वो क्या होता है, मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, कोई भी चीज़ इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकती है। तो किन किन चीज़ों के अगेंस्ट ये रेसिस्टेंट है, जैसे हाई टेम्परेचर के अगेंस्ट रेसिस्टेंट होगा, ड्राइंग के अगेंस्ट रेसिस्टेंट है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, बेस और एंजाइम्स, इन सब के अगेंस्ट ये रेसिस्टेंट होगा, कोई भी चीज़ इसको डिग्रेड नहीं कर सकती है। इसी रीज़न से हम पॉलन ग्रेन को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं एज अ फॉसिल। अब ये जो एक्साइन वॉल है इसमें क्या होता है, एक प्रोमिनेंट अपर्चर प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं जर्म पोर, और यहीं पर जो स्पोरोपोलेनिन है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं जर्म पोर, यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन क्या है, एब्सेंट है। नेक्स्ट जो वॉल है इसमें वो है इंटाइन। तो पॉलन ग्रेन की जो इनर वॉल होती है या जो इनर लेयर है उसको हम इंटाइन कहते हैं, और जो इंटाइन है वो थिन होती है और कॉन्टीन्यूस होती है, इसमें कहीं पर भी कोई जो स्टॉपेज नहीं होता है, कॉन्टीन्यूस लेयर होती है, और ये मिलकर बनी होती है सेलुलोज और पेक्टिन, कंबाइंड में हम कह सकते हैं पेक्टो सेलुलोज, इससे जो है इंटाइन वॉल वो बनी होती है। अब हम स्टडी करते हैं कि जो पॉलन ग्रेन है वो बने कैसे हैं। तो पॉलन ग्रेन का जब फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, तो यहाँ पर हम ये डायग्राम देख रहे हैं जिससे ईजिली हम इसको स्टडी कर सकते हैं कि जो पॉलन ग्रेन सबसे पहले जो डेवलप हुए वो किससे हुए, पॉलन टेट्राड, यानी कि जो माइक्रोस्पोर टेट्राड था अब वो धीरे धीरे क्या होगा, जो मैच्योर हो रहा है एंथर, तो वहाँ से जो टेट्राड है वो रिलीज़ होंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माइक्रोस्पोर जो है वो रिलीज़ हुआ, इसमें एक्साइन वॉल प्रेजेंट है, इंटाइन वॉल प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और इसमें छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं। अब क्या होता है कि जितने भी ये वैक्यूल्स हैं ये क्या होंगे, ग्रोथ करेंगे, वैक्यूल्स में ग्रोथ होगी, और जो न्यूक्लियस है वो माइग्रेट हो जाएगा, यानी न्यूक्लियस जो है इंटाइन वॉल से अटैच्ड हो जाएगा। इसके बाद जितने भी ये वैक्यूल्स एनलार्ज हुए थे ये आपस में क्या होंगे, फ्यूज़ होंगे, और फ्यूज़ होने पर एक लार्ज वैक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, और जो न्यूक्लियस है उसमें क्या होता है, फिक्सेशन होता है, उसमें अब कुछ डिवीज़न स्टार्ट होंगे। अब जब न्यूक्लियस का फिक्सेशन हो जाएगा तो उस टाइम पे यहाँ पर अब जो प्रोसेस होगा वो माइटोसिस होगा, डिवीजन स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे माइटोसिस फर्स्ट डिवीजन होगा। और हमें पता है कि माइटोसिस में क्या होता है, जो प्लॉइडी होती है वो सेम रहती है, और एक सेल से 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ इस 1 सेल से क्या है, 2 सेल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ, तो इसी को हम कहते हैं बाईसेलुलर पॉलन। तो यहाँ पे जो 2 सेल हमें दिख रही हैं, एक तो है जनरेटिव सेल और एक है यहाँ पे वेजिटेटिव सेल। तो ये जो स्मॉल स्पिंडल शेप जो स्ट्रक्चर है वो जनरेटिव सेल है, और जो लार्ज स्ट्रक्चर है यही क्या है, वेजिटेटिव सेल है। 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो पॉलन ग्रेन है
इस 2 सेल स्टेज में क्या होते हैं, रिलीज्ड हो जाते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें जो पॉलन ग्रेन है वो इस 3 सेल स्टेज में रिलीज़ होते हैं। तो जब 3 सेल स्टेज कैसे बनेगी कि जो ये वैक्यूल्स हैं, अब जो इनमें क्या हो रहा है, वैक्यूल्स में फिर से डिवीजन हो रहा है, तो वैक्यूल्स यहाँ पे फिर से डिवाइड हो गए। और जो जनरेटिव सेल है, ये जो जनरेटिव सेल है इसका क्या हुआ, माइग्रेशन हुआ। अब माइग्रेशन होने के बाद इसमें क्या होगा, मियोसिस 2 चलेगा, सॉरी माइटोसिस 2, यहाँ पे माइटोसिस 2 डिवीजन स्टार्ट होगा। और ये जो जनरेटिव सेल है इसमें क्या होगा, डिवीजन हो रहा है और यहाँ पे 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। और ये जो स्ट्रक्चर है वो ट्राइसेलुलर पॉलन कहलाएगा। तो 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो हैं वो ट्राइसेलुलर स्ट्रक्चर में शेड होते हैं और 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो हैं वो इस 2 न्यूक्लिएटेड जो सेल स्ट्रक्चर हैं उसमें शेड होते हैं। तो पॉलन ग्रेन में जो ये स्ट्रक्चर्स आए, 2 सेल स्ट्रक्चर आई, जो थी एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। तो जो वेजिटेटिव सेल है, डायग्राम में हम यहाँ देख रहे हैं कि जो वेजिटेटिव सेल है वो साइज़ में क्या होती है, बिगर होती है। और ये क्या होती है, अबंडेंट फूड रिजर्व, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो फूड है वो प्रेजेंट होता है। इसका जो न्यूक्लियस है वो लार्ज होगा और इरेगुलर होगा। और यही जो वेजिटेटिव सेल है वो रिस्पॉन्सिबल होती है पॉलन ट्यूब के डेवलपमेंट में। जनरेटिव सेल स्मॉल होती है, स्पिंडल शेप होती है और सिनगैमी यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इसमें हेल्प करती है। इसका जो साइटोप्लाज्म होगा वो डेंस होगा और इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। जो जनरेटिव सेल है वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती रहती हैं। तो अब हमें क्या करना है, पॉलन ग्रेन के यूजेस देखने कि पॉलन ग्रेन है वो कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। पॉलन ग्रेन्स में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए पॉलन ग्रेन को यूज़ करते हैं एज अ पॉलन टैबलेट और फूड सप्लीमेंट्स में। और जो पॉलन ग्रेन है वो क्लेम करते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, जितने भी एथलीट्स और रेस हॉर्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को वो इंक्रीज़ करते हैं। इनका जो यूज़ है वो पॉलन बैंक्स में इसको स्टोर करके किया जाता है एज अ क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में। पॉलन ग्रेन्स की जो डीमेरिट्स यानी इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कॉज करते हैं, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इन सब डिजीज़ को ये कॉज करते हैं। तो एग्ज़ाम्पल है इसमें जो इस तरह की रेस्पिरेटरी डिजीज़ को कॉज करता है, वो एग्ज़ाम्पल है पार्थीनियम, जिसका कॉमन नाम है कैरेट ग्रास। पार्थीनियम जो है एक एग्जॉटिक जो है स्पीशीज़ है, और ये जब वीट इंपोर्ट किया गया था इंडिया में तो उस टाइम पे ये वीट के साथ इंडिया में आई थी। और अब यहाँ पर ये क्या है, काफ़ी जो है ग्रो कर रही है और डिजीज़ कॉज कर रही हैं। और जो पॉलन ग्रेन है वो एलर्जी भी कॉज करते हैं। अब जब पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, शेड हो जाते हैं, तो शेड होने के बाद जब तक वो क्या रहते हैं, फंक्शनल रहते हैं, तो उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं वायबिलिटी। तो पॉलन वायबिलिटी क्या हो गई कि पॉलन ग्रेन जब तक फंक्शनल रहेंगे तो उतने टाइम पीरियड को कहते हैं पॉलन वायबिलिटी। ये डिपेंड करेगी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर। तो एग्ज़ाम्पल है इसमें कुछ सीरियल्स के, जैसे राइस और वीट, तो इनके पॉलन ग्रेन्स की जो वायबिलिटी है वो 30 मिनट्स की होती है। जो फैमिलीज़ होती हैं जैसे रोजिएसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, तो इनके जो पॉलन ग्रेन्स की वायबिलिटी है वो लगभग 1 मंथ की रहती हैं। पॉलन ग्रेन्स को हम स्टोर भी कर सकते हैं, तो इसके लिए जो टेक्निक है उसका नाम है क्रायो प्रिजर्वेशन। इसमें क्या किया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है -196 डिग्री सेल्सियस पर, और यहीं पर इसमें क्या करते हैं, उसको पॉलन बैंक्स में यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद उसको क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में यूज़ किया जाता है।